जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कोयले के बारे में। कोयला क्या है दोस्तों, कोयले का उपयोग क्या है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो कोयला है तो वह ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है। अनवीकरणीय स्रोत मतलब जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा बनाया नहीं जा सकता, उसे अनवीकरणीय बोलते हैं दोस्तों। तो यह मुख्य रूप से बना किससे होता है, तो हाइड्रोकार्बन से बना होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है कोयला। इसकी प्रकृति जो होती है दोस्तों, ठोस होती है और यह सेल संस्तरित में पाया जाता है। सेल संस्तरित मतलब होता है कि परतों में, जो पत्थर के परतदार पत्थर होते हैं उस तरह के पत्थरों में पाया जाता है। तो कोयले का जो ज्वलनशील खनिज पदार्थों में निर्मित होता है। कोयले के इन जीवाश्मों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस ये सभी उपस्थित रहते हैं दोस्तों। उसके बाद यदि हम बात करें कि कोयला ऊष्मा तथा शक्ति का प्राथमिक स्रोत कहलाता है। और कोयला का उत्पादन जो है दोस्तों, तो सबसे बड़ा क्षेत्र दामोदर घाटी, भारत के अंदर अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है कोयले के उत्पादन का, तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो है दोस्तों, तो वो दामोदर घाटी है। भारत में जितना कोयला टोटल निकलता है उसका अकेले 35% कोयला दामोदर घाटी से निकलता है। उसके बाद बात करें कि कोयले का उपयोग क्या है, तो आपको तो सबको पता होगा कि कोयले का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा तो बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद ऊर्जा ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि स्टील प्लांट में आपने देखा होगा कि लोहे से स्टील बनाने के समय हाई टेम्परेचर, लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए होता है। तो उस समय एंथ्रासाइट कोयले का ही प्रयोग किया जाता है उसको गर्म करने के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें पाया क्या किया जाता है दोस्तों, तो इसको जलाने से वाटर गैस, कोल गैस, कोक, टार और उर्वरक और कीटनाशकों के रूप में विभिन्न प्रकार के वार्निश उत्पादन, आपको पता होगा वार्निश जो दुकानों में मिलती है पेंट करने के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। इन सबके उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य रूप से इसे उद्योग की जननी बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि इतने बार उद्योग जिनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो कोयले से ही चलते थे। हाँ, अब ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए कोयले का कम प्रयोग कर दिया गया है। बाकी इसे इसी कारण से इसे उद्योग की जननी भी बोला जाता है। अब इसमें टर्म आया था वाटर गैस, कोल गैस, कोक, टार, उर्वरक, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं वाटर गैस क्या है। तो वाटर गैस यह कृत्रिम गैस है। कृत्रिम मतलब जिसे बनाया जा सकता है वह कृत्रिम कहलाता है, और जो प्रकृति में पहले बनाया है जिसको बनाया नहीं जा सकता वो प्राकृतिक कहलाता है। इनमें उपस्थित क्या होता है, तो इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों मिश्रित रूप में उपस्थित रहते हैं। इसका जो इक्वेशन है आप देख सकते हैं, ये रिएक्शन होती है। देन उसके बाद यदि हम बात करें कोल गैस की, तो कोल गैस क्या है दोस्तों, अधिकांश लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कोल गैस जो कार्बन को जलाने से होता है वो कोल गैस कहलाता है। ये कई बार परीक्षाओं में कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बार बार आता है। एनटीपीसी वगैरह में खासकर फेवरेट क्वेश्चन है ये एनटीपीसी का, तो इसलिए एक कोल गैस में अधिकांश लोग गलत करके चले जाते हैं। तो दोस्तों, कोल गैस जो तो कार्बन डाइऑक्साइड कोल गैस नहीं है। मैं आपको पहले क्लियर बता दूं कोल गैस क्या है। क्या होता है, कोयले को हाई टेम्परेचर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग कैसे लगेगी, तो उसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, कोयले को जो तो किसी बंद बॉक्स में रखा जाता है। देन उसके बाद नीचे से आग लगाई जाती है। कोयले में डायरेक्ट आग नहीं लगती, उसकी हीट से जो कोयले की अंदर की पार्टिकल्स हैं वो सारे पार्टिकल्स जो हैं तो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। वही पार्टिकल जो है तो कोल गैस कहलाती है। तो कोल गैस में मुख्य रूप से गैस कौन कौन सी होती हैं, तो बात करें गैस की, तो सबसे पहले हाइड्रोजन सबसे पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है कोल गैस में, जो 54% होती है। उसके बाद मीथेन सेकंड हाईएस्ट 35%, कार्बन मोनोऑक्साइड 11% और हाइड्रोकार्बन 5% और कार्बन डाइऑक्साइड 3%। ये सारी गैसें इसमें पाई जाती हैं। कोल गैस के बारे में समझ में आ गया होगा, कोल गैस किसे कहते हैं और कोल गैस क्या होती है। देन उसके बाद बात करते हैं कि कोक क्या है। कोक कोयले से तैयार किया जाने वाला एक ठोस ईंधन है दोस्तों, और यह कम राख वाले, कम सल्फर युक्त तथा बिटुमिनस कोयले के प्रभंजन आसवन। प्रभंजन आसवन क्या होता है, तो जो लिक्विड बनाने के लिए जिस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है तो उसे प्रभंजन आसवन बोलते हैं। तो इसे बिटुमिनस कोयले को क्या किया जाता है दोस्तों, तो प्रभंजन आसवन से प्राप्त होता है। ये कोल जो है तो सभी प्रकार का कोयला कोक के लिए उपयुक्त नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ बिटुमिनस कोयले से ही कोक बनाया जा सकता है। उसके बाद एक और टर्म आया था टार क्या है। तो टार दोस्तों देखिए, टार जो है तो हाइड्रोकार्बन और मुक्त कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है दोस्तों, तो जो कोयले में पहले से उपस्थित होता है। मुक्त कार्बन जो धातु होती है कार्बन,
उसकी बात कर रहे हैं। तो कार्बन और हाइड्रोकार्बन का गहरा भूरा या काला चिपचिपा तरल पदार्थ इससे निकलता है। जब दोनों को इकट्ठा किया जाता है तो जो विनाशकारी आसवन के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त होता है, जैसे कि कोयला से, लकड़ी से, पेट्रोलियम से आदि से तार को निकाला जाता है। अब बात करते हैं कि कोयले का निर्माण कहाँ से होता है, आखिर कोयला बनता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, 1-2 साल में नहीं बन जाता है। कोयले बनने की बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। ये करोड़ों सालों में कोयला बनता है और जो कोयला जितनी ही समय का होता है वह उतनी ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में होता है। हालांकि क्वालिटी चेक करने के लिए कार्बन की मात्रा का ज्ञात किया जाता है। उसमें जितना ज़्यादा, जिस कोयले में जितना ज़्यादा कार्बन रहता है वह उतना ही अच्छा माना जाता है। तो होता क्या है दोस्तों कि पृथ्वी के अंदर जब लाखों करोड़ सालों से जो वनस्पतियाँ पड़ी हैं, जो जीव जंतु पहले से मर गए थे, वो दबे हुए हैं, जो ज़मीन के टेम्परेचर और प्रेशर से धीरे धीरे कोयले के रूप में बदलने लगते हैं। तो कोयले के रूप में बदलते समय उनकी कई प्रक्रियाएं होती हैं, कई फेज होता है जिनसे वो गुजरते हैं। जो खुदाई के समय हमें जिस प्रक्रिया, जिस अवस्था में वो मिलता है, वही हमारा कोयले का प्रकार कहलाता है। तो कोयले का प्रकार, कितने प्रकार का कोयला होता है तो ये समझते हैं। तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एक बार और बता रहा हूँ, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। लिग्नाइट कोयला को ब्राउन कोयला भी कहते हैं और पीट को कोकोपीट भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं एंथ्रासाइट की। यह सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है दोस्तों। एंथ्रासाइट जो है तो इसकी विकास क्रम की सर्वोत्तम श्रेणी होती है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन की जितनी ज़्यादा अच्छी मात्रा होगी वह कोयला उतना ही अच्छा माना जाता है। तो इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 80 से 95% तक होती है। इसी कारण से इसमें धुआं भी नहीं निकलता है, धुएं का निर्माण इसमें नहीं होता है। आपने देखा होगा कभी हुक्के के कॉइल में, हुक्के में जो कॉइल चलाते हैं उसमें देखते होंगे कि बहुत देर तक वो कॉइल जलता रहता है लेकिन उससे धुआं नहीं निकलता। हुआ इसी कोयले का प्रयोग करके उसको बनाया जाता है, या फिर यह कहें कि ये वही कोयला है। तो ये पाया कहाँ जाता है? तो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी इलाकों में थोड़ा बहुत पाया जाता है। बाकी भारत में जम्मू कश्मीर के अलावा और कहीं पर भी इसका उत्पादन जो है तो नहीं होता है। बात करें कि इसको और किस किस नाम से बुलाया जाता है तो इसे काला कोयला, कठोर कोयला, पत्थर का कोयला, अंधा कोयला, किलकेमी कोयला, कौवा कोयला, क्रा कोयला, काला हीरा आदि इसके अन्य नाम हैं। यह जो दोस्तों, तो ये जलने पर हाइड्रोकार्बन और वाष्प नहीं देता है। कोयले के जितने भी प्रकार मैं बताऊंगा उन सभी प्रकारों में लगभग सभी प्रकारों का प्रयोग बिजली के उत्पादन के लिए तो होता ही होता है। उसके अलावा ये हाई क्वालिटी का कोयला होता है तो इसका विज्ञान, धातु विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा बात करें तो और जो है इसकी प्राइस भी नॉर्मल कोयले से लगभग 2 से 3 गुना तक ज़्यादा होती है। और इसका उत्पादन जो है तो होता कहाँ है? बात करें तो रूस, यूक्रेन, उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए आदि में इसका उत्पादन होता है दोस्तों। तो जो है तो जो टोटल कोयला विश्व में उत्पादित होता है उसका मात्र और मात्र 1% ही एंथ्रासाइट कोयला होता है। यह हुआ एंथ्रासाइट के बारे में। अब बात करते हैं कोयले के दूसरे प्रकार बिटुमिनस के बारे में। तो बिटुमिनस क्या होता है? तो यह कोयले की जो है तो दूसरी उच्चतम श्रेणी का कोयला है। सबसे उच्चतम श्रेणी का तो एंथ्रासाइट हो गया। उसके बाद जो क्वालिटी की बात करें अगर, तो वह सबसे अच्छी क्वालिटी फिर बिटुमिनस की मानी जाती है, क्योंकि बिटुमिनस में भी लगभग अच्छा कार्बन की मात्रा रहता है। और जिसे आप डामर भी कहते हैं, डामर इसी बिटुमिनस से बनाया जाता है दोस्तों। इसका रंग जो है तो काला या गहरा भूरा हो सकता है या भुरभुरा होता है, उतना ठोस नहीं होता। होता तो सभी ठोस है, कोयला जो भी होगा सारे ठोस होंगे, लेकिन उतना ठोस नहीं होता जितना कि एंथ्रासाइट ठोस होता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। और आपको तो पता होगा जितनी ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ज़्यादा पदार्थ ठोस होता चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हीरा में भी टोटल कार्बन से बनता है, इसीलिए वो इतना ठोस होता है। सबसे ठोस धातुओं में इसकी गिनती होती है। और फिर बात करें कि इसकी और क्या विशेषता है, तो यह देखिए कोयले की यह सबसे प्रचुर श्रेणी है। सबसे ज़्यादा यही कोयला पाया जाता है पूरे विश्व में। बिटुमिनस कोयला उप बिटुमिनस कोयले से बनता है। जैसा कि मैंने बताया था अलग अलग फेज होते हैं, तो जो उप बिटुमिनस है वो सेकंड फेज होता है कोयला बनने की, और उसके बाद फिर बिटुमिनस बनता है। बिटुमिनस कोयले का मुख्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो इसका उपयोग जैसा कि मैंने बताया कि विद्युत उत्पादन में सभी कोयले का प्रयोग होता है। उसके अलावा इस्पात उद्योग, मतलब लौह उद्योग में और अन्य जगहों पर भी इसका प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता है। कोयला उद्योग के भीतर अगर बात करें
तो जो है दोस्तों, तो इसमें फायर एम्प की समस्या बहुत रहती है। फायर एम्प क्या है दोस्तों, तो कोयले के जहाँ भंडारण रहते हैं उसके आसपास या उसके नीचे जो है तो मीथेन इकट्ठा हो जाती है, और यही मीथेन में कभी कभी विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसीलिए फायर एम्प को अच्छा नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं कोयले के तीसरे प्रकार की। तो कोयले का तीसरा प्रकार कौन सा है, तो लिग्नाइट कोयला जो है तो तीसरा प्रकार है। लाखों वर्ष पूर्व वानस्पतिक विकास की दर संभवतः अधिक द्रुत थी, मतलब बहुत कम धीमी थी। इसके कारण वानस्पतिक पदार्थों की संरचना, उनके जीव रासायनिक क्षय से पीट की रचना हुई। पीट क्या है दोस्तों, तो कोयले का चौथा प्रकार होता है। जो सबसे पहले कोयले का प्रथम फेज होता है वह पीट ही बनता है कोयला। उसके बाद फिर धीरे धीरे लिग्नाइट बनता है। लिग्नाइट से फिर उपबिटुमिनस से बिटुमिनस बनता है। बिटुमिनस से एंथ्रासाइट कोयला बनता है। तो यह जो तीसरा प्रकार दोस्तों बनता कैसे है, तो पीट कोयला जो होता है तो उसके बहुत दिनों तक जब वह मिट्टी के अंदर दबा रहता है तो उसमें मिट्टी के पीट से जो है तो अपसादित हो जाता है यह, जिसके दबाव से जीवाणुओं की क्रियाओं को समाप्त कर दिया जाता है। पीट के पदार्थों को अधिक सघन तथा जल रहित लिग्नाइट में परिवर्तित कर देता है। जल रहित लिग्नाइट दोस्तों क्या होता है, तो लिग्नाइट में जब जल की मात्रा कम हो जाती है, मतलब पीट कोयला जो है तो पीट कोयले में जब जल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है और कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, तब वह लिग्नाइट कोयला कहलाता है। तो विश्व में सबसे अधिक उत्पादन इसका होता कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन लिग्नाइट कोयले का जर्मनी में होता है। और भारत लिग्नाइट कोयला उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो 7वां स्थान रखता है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में होती है। जितने पर कोयला, चारों प्रकार के कोयले में सबसे ज़्यादा बिजली बनाने के लिए इसी कोयले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भारत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल बिजली पैदा करने में होता है, तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद कृषि उद्योग में, घर में जो कोयला जलाया जाता है जलाने के लिए, वो यही कोयला होता है। तो अब बात करते हैं कोयले के चौथे प्रकार की। तो कोयले का चौथा प्रकार जो है तो पीट कोयला है। पीट कोयला क्या है दोस्तों, तो यह कोयले की जो है सबसे निम्नतम श्रेणी होती है। उसके बाद यह पर्यावरण के लिए भी बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि इसमें O2 की मात्रा उपस्थित, ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित नहीं रहती है। इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जब यह जलता है दोस्तों तो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसी कारण से इस कोयले को जो है तो सबसे निम्नतम श्रेणी में रखा गया है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो इसमें कार्बन की मात्रा मात्र 27% से भी कम होती है। इसी कारण से इस कोयले को हानिकारक कोयला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कोयले की खोज के बारे में या इतिहास के बारे में। तो कोयले का इतिहास क्या रहा है ये जानते हैं हम। तो जो लोग चीन के जो लोग हैं वो दावा करते हैं दोस्तों कि उन्होंने जो खोज है कोयले की 3000 वर्ष पहले ही कर ली थी, लेकिन यह इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है कि उन्होंने ही खोज की थी। यह सिर्फ वो दावा करते हैं, इसीलिए इनके दावों के कोई सत्यता का प्रमाण नहीं मिलता है। सर्वप्रथम दर्ज खोज जो है तो 1679 में इलिनॉइस नदी पर फ्रांसीसी खोजकर्ताओं द्वारा की गई थी। फ्रांसीसी खोजकर्ताओं द्वारा कहाँ की गई थी, तो इलिनॉइस क्या है दोस्तों, तो इलिनॉइस एक राज्य है। उसका शिकागो जो है, शिकागो धर्म सम्मेलन आपने सुना होगा, तो शिकागो जो है तो वह उसका जिला है। तो शिकागो में ही मिली थी। सबसे पहला खोज कहाँ हुआ था, तो शिकागो में हुआ था। उसके बाद 1748 में रिचमंड नाम के वैज्ञानिक ने या खोजकर्ता ने वर्जीनिया के पास जल्द से जल्द ही दर्ज वाणिज्यिक खनन का स्टार्ट कर दिया। 13 अप्रैल 1750 को डॉक्टर सर थॉमस वाकर पहले रिकॉर्ड किए गए व्यक्ति थे जिन्होंने कोयले की खोज व उपयोग किए थे। मतलब अभी तक तो जो खोज हुआ था लेकिन उसका उपयोग के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो सबसे पहले उपयोग किसने किया, तो थॉमस वाकर ने सबसे पहले इसका उपयोग करके रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद फिर धीरे धीरे कोयले का उपयोग होने लगा दोस्तों। तो भारत में कोयले की खोज किसने की थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी दोस्तों। 1774 में दामोदर नदी के पश्चिमी किनारे पर रानीगंज में कोयले की खोज हुई थी और वहीं से वाणिज्यिक खनन का आरंभ हुआ। उसके बाद लगभग 1 शताब्दी तक खनन का कार्य अब धीमा रहा, क्योंकि देखिए क्या होता था दोस्तों, 1774 में खोज तो हो गई लेकिन कोयले का इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते थे। कोयले का इस्तेमाल कोई जानता नहीं था, इसलिए कोयले की डिमांड भी नहीं थी। इसी कारण से 100 सालों तक लगभग कोयले की खुदाई में बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1853 में भाप से इंजन तैयार किए गए, जब गाड़ियाँ चलने लगी, तब इसका उपयोग जो है तो धीरे धीरे प्रचलन में आया
और इसका उपयोग जैसे ही प्रचलन में आया तो पूरे विश्व में इसकी डिमांड बढ़ती गई और डिमांड बढ़ने के साथ ही फिर 1853 के बाद से इसका खनन प्रारंभ हुआ, जो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में फिर कोयले को खनन होने लगा। उसके बाद देखते हैं टोटल विश्व में उत्पादित कोयले का 4.7% उत्पादन जो है तो भारत करता है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ा कोयले का भंडारण कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड में सबसे बड़ा कोयले का भंडारण है। लेकिन अभी प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा खुदाई कहाँ की जा रही है कोयले की? तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा अभी खुदाई की जा रही है। भारत में लगभग 65% इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है दोस्तों, तो जो थर्मल पावर प्लांट जिन्हें आप जानते हैं तो वो कोयले से ही चलते हैं। तो 65% इलेक्ट्रिसिटी भारत के अंदर कोयले से ही बनाई जाती है। अब बात करें कि भारत का सबसे पहला थर्मल था कौन सा? तो कांटी थर्मल पावर प्लांट जो है तो सबसे पहला थर्मल पावर प्लांट था। ये था कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में था। और इसे कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है इस थर्मल पावर प्लांट को, जैसे कि जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट, मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन, यह इसके अन्य नाम हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है तो 1985 में हुई थी दोस्तों। इसकी उत्पादन क्षमता थी 220 मेगावाट, जो कि BSEB द्वारा संचालित है। अब इसके बाद फिर एक टर्म आता है NTPC। NTPC क्या है दोस्तों? तो NTPC का फुल फॉर्म जो है तो नेशनल थर्मल पावर प्लांट है, जिसे आप हिंदी में राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के नाम से जानते हैं। NTPC भारत की उन महानतम कंपनियों में से है जिन्हें महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत के अंदर आपको पता होगा कि 10 ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें भारत रत्न में शामिल किया गया है, उनमें से एक NTPC भी है। NTPC को महारत्न की श्रेणी में कब लाया गया था? तो 2010 में महाश्रेणी में NTPC को लाया गया या NTPC को स्थान मिला। NTPC की कुल उत्पादन क्षमता कितनी प्रेजेंट के टाइम पे अगर बात करें तो 46,410 मेगावाट उत्पादित करता है। ये इसकी उत्पादन क्षमता है कितना? 46,410 मेगावाट। NTPC के भारत में 24 कोयला आधारित इकाइयां हैं तथा 9 कोयला स्टेशन भी हैं। अब बात करें कि NTPC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो NTPC का वर्तमान में अध्यक्ष गुरदीप सिंह जी हैं। और यदि बात करें कि NTPC के अलावा भारत के अंदर कितने थर्मल पावर प्लांट हैं, तो भारत के अंदर 135 थर्मल पावर प्लांट प्रेजेंट में उपस्थित हैं। उनमें से कुछ थर्मल पावर प्लांटों की समय सीमा जो है तो समाप्त हो चुकी है, कुछ पावर प्लांट जो है तो अभी चलन में है। थर्मल पावर प्लांट से 2,21,802 मेगावाट की बिजली उत्पादित होती है पर डे। इन थर्मल पावर प्लांटों से टोटल 135 थर्मल पावर प्लांट जो उपस्थित हैं भारत के अंदर। तो बात करें कि इससे बिजली टोटल बनती कितनी है, तो टोटल बिजली इससे जो बनती है दोस्तों तो वो 2,21,802 मेगावाट बिजली है। फिर से बता रहा हूँ कितनी है, तो 2,21,802 मेगावाट। उसके बाद हम बात करते हैं 1,500 मेगावाट से अधिक वाले थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि 135 थर्मल पावर प्लांटों के लिस्ट तो मैं ला सकता हूँ, लेकिन फिर ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट कहाँ उपस्थित हैं। 1,500 मेगावाट से ज़्यादा जिन थर्मल पावर प्लांट जो भारत में उपस्थित हैं, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो कौन कौन से हैं जो 1,500 मेगावाट से ज़्यादा का उत्पादन करते हैं? तो सबसे पहला है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट। यह है कहाँ? तो गुजरात में उपस्थित है। यह उत्पादन क्षमता इसकी जो है तो 46,620 मेगावाट है। यह भारत का सबसे ज़्यादा बिजली उत्पादित करने वाला पावर प्लांट है, जो कि गुजरात में उपस्थित है। दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ है? थर्मल पावर प्लांट, तो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि मध्य प्रदेश में उपस्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 4,260 मेगावाट है। फिर इसके बाद मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट गुजरात में है, 4150 मेगावाट। KS महानदी पावर प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ 3600 मेगावाट। जिंदल तमनार थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ 3400 मेगावाट। तिरोड़ा थर्मल पावर प्लांट महाराष्ट्र 3300 मेगावाट। 12 सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार 3300 मेगावाट। पर थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा 3300 मेगावाट। शिफ्ट थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ 2980 मेगावाट। NTPC दादरी UP 2637 मेगावाट। NTPC रामागुंडम तेलंगाना 2600 मेगावाट। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ 2600 मेगावाट। मेजिया थर्मल पावर प्लांट पश्चिम बंगाल 2430 मेगावाट। स्टारलाइट्स झारगुड़ा पावर प्लांट उड़ीसा 2400 मेगावाट।
कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार 2340 मेगावाट, चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र 2340 मेगावाट, सिगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन यूपी 2050 मेगावाट, रिहंद थर्मल पावर प्लांट यूपी 2000 मेगावाट, सिमहादरी सुपर थर्मल पावर प्लांट आंध्र प्रदेश 2000 मेगावाट, उत्तरी चेन्नई थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु 1830 मेगावाट, डॉक्टर नारला टाटा राव पावर स्टेशन आंध्र प्रदेश 1760 मेगावाट, कोठागुडेम थर्मल पावर प्लांट तेलंगाना 1720 मेगावाट, अनपरा थर्मल पावर प्लांट यूपी 1630 मेगावाट, ट्राम्बे थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र 1580 मेगावाट, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट राजस्थान 1500 मेगावाट, बल्लूर थर्मल पावर स्टेशन तमिलनाडु 1500 मेगावाट, लास्ट में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन हरियाणा 1500 मेगावाट। यह वो थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों जो 1500 मेगावाट से अधिक की बिजली उत्पादन करते हैं। उसके अलावा टोटल बहुत सारे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 135 टोटल हैं, उनमें से ये 27 ऐसे पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट हैं जो 1500 मेगावाट बिजली से ज़्यादा की बिजली उत्पादित करते हैं। विश्व में जो है तो कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश कौन सा है, तो चीन जो है तो सबसे बड़ा उपभोक्ता है और सबसे ज़्यादा माल कोयला खरीदने वाला देश है। और ऑस्ट्रेलिया इसको सबसे ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की देखिए जनसंख्या भी कम है, उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया के यहाँ उपयोग कम होता है और भारी मात्रा में वहाँ कोयले की खदानें पाई जाती, इसलिए वह सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। और कोयले के अगर नुकसान की बात करें कि कोयले से देखिए लाभ तो मैंने आपको बता दिया कि इससे बिजली बनती है, लौह इस्पात चलते हैं, घर में जलाया जाता है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसके बारे में बता दी। लेकिन इससे नुकसान क्यों, देखिए आपको लाभ हो रहा है तो कहीं ना कहीं हानि भी है इसकी, जिस हानि को सरकार जो है तो इसी कारण से कोयले को प्रमोट करना धीरे धीरे बंद कर रही हो। लेकिन नुकसान क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा नुकसान जो है इसका तो एसिड रेन है। एसिड रेन क्या होता है, तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन क्या होता है दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट से जो कोयला जलाया जाता है तो उससे जो राख उत्पन्न होती है तो वह राख चिमनियों के माध्यम से निकलती है, यह तो सबको पता है। तो वह राख जाती कहाँ है, वह राख जो है तो आसपास के क्षेत्रों में या तो बैठ जाती है या तो पर्यावरण में या फिर वातावरण में चारों तरफ मिक्स हो जाती है। तो जब बारिश का मौसम आता है दोस्तों तो वह राख जो है, क्योंकि पूरे वातावरण में राख होती है, तो बारिश की बूंदें उस राख को समेटती हुई धरती पर लाती हैं, जो एसिड में परिवर्तित हो जाता है, उसी को एसिड रेन कहा जाता है। इसीलिए दोस्तों कोयले को लेकर पूरे विश्व चिंतित है। वर्तमान में जो है तो समस्त विश्व कोयले के प्रयोग को कम करना चाहता है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट चेंज जैसी बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर बात करें कि कोयले से नुकसान क्या है, तो मुख्य रूप से जो है तो पर्यावरण को नुकसान है, क्लाइमेट चेंज का नुकसान है इसमें। इसीलिए कोयले को धीरे धीरे प्रयोग करना विश्व कम कर रहा है और ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। इसीलिए अभी COP21 की बैठक भी हुई थी। आपके लिए क्वेश्चन है कि COP21 की बैठक कहाँ हुई थी, आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको ये कमेंट में बताना है कि COP21 की बैठक कहाँ हुई। तो COP21 की बैठक करवाता कौन है दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशन करवाता है। तो यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये इसी को आप COP21 बोलते हैं। COP21 में हुआ क्या था इस साल, COP21 क्या कह रहा था, वर्ष COP21 की मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ है दोस्तों, सभी देश जो हैं, विश्व के सारे देश जो हैं वो कस्में खा रहे थे कि कोई बोल रहा था 2035 में हम जीरो कार्बन कर देंगे, कोई बोल रहा था 2050 तक जीरो कार्बन कर देंगे, कोई बोल रहा था 2060 तक जीरो कार्बन कर देंगे। अब एक इसमें टर्म आ रहा है जीरो कार्बन। ये जीरो कार्बन क्या होता है दोस्तों, तो समझते हैं जीरो कार्बन के बारे में। तो जीरो कार्बन का मतलब यह है कि जितना कार्बन हम उत्पादित करेंगे उतना कार्बन हम अवशोषित भी कर लेंगे। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि कार्बन को जीरो कर देंगे, मतलब कार्बन का उत्पादन ही नहीं करेंगे। कार्बन का उत्पादन तो करेंगे, लेकिन हम जितना कार्बन उत्पादित करेंगे उतना अवशोषित भी कर लेंगे। इससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बारे में यह मीटिंग थी, इसी बारे में सारे देश कसम खा रहे थे। और आपको पता होगा कि इसमें मोदी जी भी गए थे। मोदी जी ने 2070 तक का टारगेट दिया है। मोदी जी ने कहा है कि 2070 तक में हम जीरो कार्बन का टारगेट जो है तो 2070 में हम पूरा कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ था इस मीटिंग में दोस्तों, कि जो अमेरिका या फिर उसके और अदर देश हैं वो दबाव बना रहे थे सारे देशों को, जो विकासशील देश हैं उनको क्या दबाव बना रहे थे दोस्तों, तो वो दबाव बना रहे थे कि आप लोग जो है तो कार्बन का इतना उत्पादन क्यों कर रहे हैं, कोयले का इतना इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाइए। इस बारे में
बना रहा था अमेरिका, लेकिन हमारे भारत के रणनीतिकार भी होशियार हैं भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि आप 50 साल से कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज में आपकी लगभग 70 से 80% भूमिका आप है। आप जिम्मेदार हैं क्लाइमेट चेंज को बर्बाद करने के लिए। अब हमारी बारी आई तो आप बोल देंगे कोयले का उत्पादन ही मत करो, ऐसा थोड़ी होगा। तो मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि देखिए हम 2070 के पहले जीरो कार्बन तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीरो कार्बन हम 2070 का टारगेट दे रहे हैं कि इसको हम जीरो कर देंगे। मतलब जितना कार्बन हम उत्पादित करेंगे उतना ही कार्बन अवशोषित भी कर लेंगे और जीरो कार्बन वाले देश हो जाएंगे। हमारा कोयले के बारे में संपूर्ण जानकारी थी। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दें और लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।